वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे फैक्ट्स एंड फैक्ट्स इन इशू इन इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या होते हैं? सिंपल। तो ये एफर्ट हमने जब शुरू किया तो आई वाज सपोज टू मेक द वीडियोस इन पंजाबी, क्योंकि मैं सोचता था कि जो लोग जिनका इंग्लिश के साथ और भारी भरकम ला की बुक्स की ड्राई लैंग्वेज के साथ थोड़ा 36 का आंकड़ा है, बनती नहीं है, उन आम लोगों के नज़रिए से ला को डिस्कस किया जाए। जो मातड़ लोग होते हैं हमारे तुम्हारे जैसे मैंगो पीपल। तो तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो दरिया को समंदर की तरफ ही जाने देते हैं, क्योंकि आखिर हर दरिया की डेस्टिनी समंदर ही होना होता है। तो चलिए साहब, 150 करोड़ के जन सैलाब से बातें करते हैं कुछ ला की आम लोगों के नज़रिए से। तो मेरी जो हिंदी है थोड़ी सिंपल सी हिंदी होगी, साद भाषा की तरह। साद भाषा जो पंजाब से लेकर बिहार तक नॉर्थ इंडिया में संत कबीर, संत नामदेव, संत रविदास, ऐसे संतों के समय में परवानत थी, लिंगुआ फ्रैंका थी, आम बोलचाल की भाषा थी। तो हमारी जो फाउंडेशन है, जो मौलिक हमारी चीज़ है, वो है जी थ्योरी ऑफ किस जी। तो आप बोलेंगे कि बाबा जी थोड़ा रोमांटिक नहीं हो रहे आप? तो नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। हमारे वाला जो किस जी है, इसकी फुल फॉर्म है कीप इट सिंपल सर जी, कीप इट सिंपल। क्योंकि हमारा फुलेस्ट एफर्ट ये होगा कि लॉ को एक कठिन और ड्राई सब्जेक्ट ना होने देना देना चाहिए, और एक आम आदमी, एक लेमैन, एक मैंगो पर्सन के नज़रिए से देखकर प्रेजेंट करना चाहिए। हम फुलेस्ट एफर्ट इस पर लगाएंगे कि आपको लॉ को रट्टा ना लगाना पड़े। आप जब एग्ज़ाम में बैठें या लॉ को कभी यूज़ करें तो आपके दिमाग में फैक्ट्स, रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, जुडिशियल नोटिस, एडमिशंस, कन्फेशंस, ऐसे भारी भरकम वर्ड्स जो है ना, कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दें। रादर जो लॉ है उसकी जो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में एक प्रिंट हो जाए, और परत दर परत एक एक्शन थ्रिलर मूवी की सीक्वेंस की तरह, मलाई की तरह चलता चला जाए, एक झरने की तरह बहता चला जाए। मतलब मुश्किल ना पेश आए, ला को रट्टा ना लगाना पड़े, या उसके भारी भरकम ड्राई वर्ड्स में ना उलझना पड़े। सिंपल सिस्टम जो है आपके सामने आए, ये एफर्ट हमारा रहेगा आपके सहयोग से। तो चलो जी सर, शुरू करते हैं। फैक्ट क्या है? सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट। फैक्ट है जी जो है, सही पूछोगे तो जो है वो फैक्ट है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी होंद है, वो फैक्ट है। अब किताब में आ जाइए आप, ये कहती है जी फैक्ट इंक्लूड्स एंड मीन्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स। भूल जाइए आप, इन वर्ड्स में मत पढ़िए, ये आपको डराने के लिए लिखे गए हैं। फैक्ट सिंपली मीन्स एक चीज जिसकी होंद, एग्जिस्टेंस, हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से फील कर सकते हैं कि ये है। मान लो हम, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मैं बताता हूँ एक एक करके। मान लो पुलिस ने सरे बाजार एक आम गरीब आदमी को दौड़ा दौड़ा के पीटा आपकी आंखों के सामने। तो ये एक फैक्ट है कि पुलिस ने पीटा क्योंकि आपने देखा।
you saw it. That is why it became a fact. फिर नेक्स्ट आ जाता है जी, आपने दिवाली में पटाखों के चलने की आवाज़ें सुनी, तो ये एक फैक्ट है कि दिवाली में पटाखे चले क्योंकि आपने सुने। तीसरा आया जी, मंत्री ने एक सरकारी अफसर को ऑन ड्यूटी कहा तेरी बहन की, मतलब गाली निकाली, तो ये एक फैक्ट है क्योंकि आपने सुना। फिर आ गया जी, आपको रसोई में दूध जलने की स्मेल आई, तो दूध का जलना एक फैक्ट है क्योंकि आपको उसकी स्मेल आई। फिर आ गया जी, आप अरेस्ट समझते हैं कि गिरफ्तारी, तो आपने इधर उधर फिल्म्स में, अमेरिकन फिल्म्स, कनेडियन फिल्म्स में अजीब अजीब तरह की अरेस्ट देखी होगी कि बेड़ियां डाल दी, हथकड़ियां डाल दी, ऐसे पीछे पकड़ के लिटा दिया, यू आर फ्री टू रिमेन साइलेंट, ये वो फलाना टिमका। ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट जो फंडामेंटल अरेस्ट का है, ऑफिसर ने सिर्फ इतना बोलना है, आई अरेस्ट यू, यू आर अंडर अरेस्ट। आई अरेस्ट यू भी नहीं कहना, यू आर अंडर अरेस्ट। मान लो उसने मुझे बोला तो मैं आगे से बोलता हूँ ठीक है जी, आई एम अंडर अरेस्ट, मैं ट्रेंड्स। इसके बाद उसने कुछ नहीं करना है, उसने जिधर बोलना है मैंने चल पड़ना है। लेकिन अगर मैं भागने की कोशिश करता हूँ या उसके साथ हाथापाई करता हूँ या बदतमीजी करता हूँ, तब वो मुझे हथकड़ी लगा सकता है। एक दूसरा तरीका है अरेस्ट का, पुलिस ऑफिसर ने या जो भी अफसर है उसको, जिसको भी अरेस्ट करने की पावर है, वो मुझे टच करेगा, यू आर अंडर अरेस्ट, मैं कहूँगा जी ठीक है। बस कानून के लिहाज से अरेस्ट का मतलब इतना ही है। तो क्योंकि ऑफिसर ने उसको टच करके बोल दिया कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो दिस इज ए फैक्ट दैट ऑफिसर अरेस्टेड ए पर्सन बिकॉज ही टच्ड हिम एज पर लॉ। नेक्स्ट आ गया जी, आपने एक बाइट आम का खाया, आपको उसका मीठा टेस्ट आया, तो आपने बोला ओह ये तो आम है, तो ये एक फैक्ट है कि आपने आम खाया क्योंकि आपको उसका टेस्ट वैसा आया। फिर आपने बोला यार इसमें से महक बड़ी अच्छी आ रही है, अल्फांसो होगा, ये भी एक फैक्ट हो गया क्योंकि आपको उसकी स्मेल आई। अल्फांसो है या चौसा है, ये जो आम होते हैं इनकी एक पिक्यूलियर, एक खास स्मेल होती है। तो ये है जी 5 सेंसेस, सुन के, देख के, स्मेल करके, टेस्ट करके या टच करके मैं किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ की होंद, किसी चीज़ का होना बताऊं, प्रूव करूं जज कोर्ट में, तो वो एक फैक्ट है। तो बात वहीं आ गई, फैक्ट क्या है, जो है और उसकी एग्जिस्टेंस में अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकता हूँ। लेकिन इस महसूस में ना जी वो वाला फैक्ट नहीं आता। आप बोलो जी मैं परमात्मा को महसूस तो कर सकता हूँ लेकिन साबित नहीं कर सकता, बस उसको तो होंद बंदा महसूस ही कर सकता, वो फैक्ट नहीं, वो इस डेफिनेशन में नहीं आता। ये जो ज्ञान इंद्रियों से जिसका पता चल जाए वही फैक्ट है सिर्फ। इसमें एक चीज जरूर ऐड की है एविडेंस एक्ट ने कि मेंटल कंडीशन, किसी बंदे की मेंटल कंडीशन जो मुझे पता लग जाए, उसकी हरकतों से उसकी मेंटल कंडीशन पता लगे, तो वो भी एक फैक्ट है। यानी बंदा भाग रहा है धड़ोधड़, पीछे क्या है मुझे नहीं पता,
लेकिन उसके भागने से मैं बता सकता हूँ कि डरा हुआ है, साला कोई पीछे लगा हुआ है इसके। जो उसकी डर की मेंटल कंडीशन है वो उसकी हरकत से मैं बता सकूं और उसको कोर्ट में जाके डिपोज कर सकूं, उसका बयान दे सकूं, वो भी एक फैक्ट है। तो केवल ऐसे ही नहीं, फिर जो एक इंटेंशन एक ज़रूरी पार्ट होता है जब किसी का जुर्म साबित करना हो, तो कि इसने कत्ल किया तो इसकी मुजरमाना नीयत थी कत्ल करने की कि वैसे हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, जहाँ इसको तो पता भी नहीं था ये कत्ल कर रहा है लेकिन हो गया। तो जो वो नीयत है, जो जिसको हम मेंजरिया बोलते हैं, हम आईपीसी में डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसको अगर मैं उसकी हरकत से प्रूव करूं कोर्ट में जाकर तो वो भी एक फैक्ट है। अगर मैं किसी की रेपुटेशन बताऊं जी, मान लो नारकोटिक ब्यूरो की क्या रेपुटेशन है, वो भी मैं कोर्ट में डिपोज कर सकता हूँ। या मेरा नारकोटिक ब्यूरो के बारे में क्या ओपिनियन है, तो इन द लाइट ऑफ इवेंट्स ये बॉम्बे में कुछ भी हुआ उसके हिसाब से मैं अपना ओपिनियन या उसकी रेपुटेशन बनाऊंगा, तो वो भी एक फैक्ट है। फिर आ गया जी, मान लो फीमेल को कोई इतना टच ऐसे करता है तो वो नया जो पॉक्सो एक्ट है उसमें ऑफेंस हो जाता है। लेकिन एक क्राउड में एक बुजुर्ग ऐसे हाथ लगा के बोलता है बेटे थोड़ा रास्ता देना, तो उसकी हरकत से आप कहोगे कि इसने नेक नीयत से रास्ता मांगा है। ये हालांकि बात वही है, किया उसने टच ही है, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये टच क्यों हुआ, तो आप बताएंगे कि ये नेक नीयत से हुआ। ये भी एक फैक्ट है जो आप प्रूव कर सकते हो कोर्ट में। तो कुल मिला के हमने ये देखा जी, 5 ज्ञान इंद्रियों से जो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस हम अगर बता सकते हैं तो वो फैक्ट है। अगर किसी की मानसिक अवस्था बता सकते हैं, मेंटल स्टेट बता सकते हैं, तो वो भी एक फैक्ट है। तो नेक्स्ट आ गया जी फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू, ये किताबों में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कुछ भी नहीं है। जो लॉ वाले हैं, जो वकील लोग हैं, जो कोर्ट के कर्मचारी हैं या मुंशी भी हैं, मतलब लॉ से थोड़ा बहुत भी संबंध है जिसका ना, उसको आधे मिनट में ये पता लग जाएगा कि ये फैक्ट इन इशू है क्या। मान लो जी मैं केस करता हूँ कि मैंने इस आदमी को पैसे दिए इसकी ज़मीन खरीदने के लिए, और मैंने 90% पेमेंट कर दी, डेट फिक्स हुई थी, उस डेट को इसने रजिस्ट्री करानी थी, मैंने 10% बाकी पैसे दे देने थे, लेकिन ये अब रजिस्ट्री नहीं करा रहा, सेल डीड नहीं करा रहा, मुकर रहा है। मैं केस करता हूँ इन फैक्ट्स पर, वो आज तक जवाब देने नहीं जी मैं तो गया था तहसील में, ये नहीं आया, इसके पास पैसे थे ही नहीं, ये इसके पास पैसे नहीं है इसलिए ये खुद डिफॉल्ट कर रहा है। तो हम दोनों की अलग अलग बातें होगी, मैं कुछ कह रहा हूँ, वो कुछ कह रहा है। तो इस पर इशू बनते हैं सिविल केस में, जब मेरा दावा और उसका जवाब दावा, मेरी प्लेंट उसकी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल पर आ जाती है, मतलब कोर्ट में फाइल हो जाती है, तो उसके बाद इशू बनते हैं। इशू क्या बनता है? वेदर डिफेंडेंट एग्जीक्यूटेड द एग्रीमेंट। फिर आगे लिखा जाता है ओपीपी, क्या मुदाला ने मुदई के साथ एग्रीमेंट किया था। ओपीपी ये साबित मुदई ने करना है, वादी ने करना है, जिसने केस किया उसने करना है। दूसरा इशू, क्या मुदई ने मुदाला को या वादी ने प्रतिवादी को इतने पैसे दे दिए थे। फिर ओपीपी, ये भी वादी ने साबित करना है, मुदई ने साबित करना है। फिर उसका इशू आ जाएगा,
क्या मुद्दई सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए तहसीलदार के दफ्तर फिक्स डेट को नहीं आया? वेदर प्लेंटिफ डिडंट कम प्रेजेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, ओपीडी। मतलब ये डिफेंडेंट ने, मुदाल्ला ने, प्रतिवादी ने साबित करना है, जो केस को डिफेंड कर रहा है उसने साबित करना है। तो ये इश्यूज जो होते हैं सिविल केस में वो इफेक्टिव इशू है। मतलब मुद्दा क्या है, झगड़ा किस बात का है? झगड़ा ये है जी मैंने पैसे दिए, ये सेल ही नहीं करा रहा, बस यही मुद्दा है। उसके 2-3 मेन पॉइंट, जिन पॉइंटों पर फैसला होना चाहिए हमने इशू बना के लिख देने हैं। फिर उन इश्यूज पर दोनों पार्टियां एविडेंस देती हैं, गवाहियां लेकर आती हैं, अपने सबूत लेकर आती हैं, कागज लेकर आती हैं। तो ऐसे ही बुक्स में लिखा है कि क्रिमिनल में, ये तो सिविल हो गया ना इश्यूज, तो क्रिमिनल मैटर्स में चार्ज इश्यूज होते हैं। जो चार्ज फ्रेम होता है, 2 शायद होते हैं दोषी पर, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। क्रिमिनल मैटर्स ने भी, उनमें भी इशू बनते हैं, लेकिन चार्ज इशू होता है, ये कुछ ठीक नहीं। क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है, सरकार का वर्शन जो है वो तो चार्जशीट में लिखा होता है, चलान भी बोल देते हैं जिसको। जो पुलिस एक फाइल के ये गवाहियां हैं जी, ये सबूत है इस बंदे के खिलाफ, ये लो जी फाइल कोर्ट को दे देती है कि ये मुकदमा चलाओ इस पर। तो उस फाइल में सारा सरकार का वर्शन है, सरकार की कहानी है, एफआईआर है, गवाहियां हैं, सबूत हैं, मीमोज हैं, और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिको लीगल रिपोर्ट, जैसा भी केस हो। लेकिन फाइल पे जो दोषी है, जो अपोजिट पार्टी हुई सरकार के, उसका जवाब तो आता ही नहीं। तो जब तक दोनों तरफ का वर्शन नहीं आता तो इशू कैसे निकलेंगे? वैसे उनको इशू नहीं बोलते क्रिमिनल मैटर्स में, उनको पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन जो कोर्ट है जजमेंट में लिखता है, जब वो जजमेंट लिखता है तब वो लिखता है कि दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन इन दिस केस। मतलब इस केस में मैंने ये देखना है कि इसने ये बंदा मारा है, या इसने इसके साथ ठगी मारी, या इसने सेल डीड पर जालसाजी करके गलत एंट्री कर दी, या इसने एक्सीडेंट इसकी लापरवाही से हुआ, ये नेग्लिजेंट था, या दूसरा बंदा नेग्लिजेंट था। ये मतलब मैंने फैसला किन बातों पर करना है। तो जो गैदर करना है हमने दोषी का वर्शन, वो आता है जी उसके, वो जब प्रोसिक्यूशन के गवाहों की जिरा करता है, क्रॉस करता है उससे, और जब वो 313 के जो बयान होते हैं 313 सीआरपीसी, उनमें जो अपना वर्शन पुट करता है, जब उससे सवाल पूछे जाते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से या कोर्ट की तरफ से, लाओ कोर्ट पूछता है, वैसे ड्यूटी पीपी की लगा देते हैं, पूछता कोर्ट ही है, उसमें जो वो जवाब देता है वो उसका वर्शन है। फिर अगर वो डिफेंस में कोई गवाह लेकर आता है, या खुद भी गवाह बन के बयान देता है कि मैंने ये नहीं किया, ये है वो है, वो उसका वर्शन है। तो उस सारे वर्शन को कलेक्ट करके जब जजमेंट लिखता है कोर्ट, अदालत, तब वो पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन बनाती है, वो है फैक्ट्स इन इशू। तो ये कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई इंडक्शन मोटर खोल के प्रूव नहीं करनी ये कैसी होती है। बस इतना ही है कि झगड़ा किस बात का है। अदालत ने फैसला, एक तो मेन फैसला हो गया कि कत्ल किया है कि नहीं, उसकी सजा देनी है, लेकिन वो कत्ल कैसे साबित होगा? वो जो 2-3 पॉइंट्स हैं कि क्या इसने मारा, कि इसकी मारने की नीयत थी, क्या इसी चोट से बंदा मरा जो इसने मारी गंडासी, वो 3 जो है पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है। जब फैक्ट्स इन इशू है, सिविल में वो इशू है, क्रिमिनल में पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, उन्हीं को हम फैक्ट्स इन इशू बोलते हैं। तो फिर आ जाता है जी रेलिवेंट फैक्ट्स क्या हैं, ये हम अलग करेंगे। रेलिवेंट फैक्ट वैसे सिंपल, ये मतलब बुक में काफ़ी सारे चैप्टर हैं बड़े कंफ्यूजिंग और बड़े डराने वाले के क्या है रेलिवेंट फैक्ट्स, क्या है एडमिसिबल फैक्ट्स।
एडमिसिबिलिटी क्या है, रेलिवेंसी क्या है। रेलिवेंट फैक्ट सिंपली वो हैं जिन हिंदी में वैसे वर्ड यूज़ किया है सरकारी डिक्शनरी में, सुसंगत। इसका मतलब है जो तथ्य केस पर असर डालेंगे वो रेलिवेंट, ये हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो फैक्ट्स इन इशू की डेफिनेशन इन्होंने दी रखी है, जो हैं या नहीं है, क्या उनकी नेचर है और क्या उनका क्वांटम है। मतलब ये फैक्ट के इसने बंदा मारा कि नहीं मारा, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। फिर नेचर, क्या बंदा इससे एक्सीडेंट में मारा, या इसको गुस्सा दिलाया गया तब इसने मारा, या इसने जानबूझ के मारा, ये उसकी नेचर उसके जुर्म की। क्वांटम, कैसे कैसे मारा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, गोली मारी, उससे ये पता चलता है कि इसकी नीयत क्या थी उसकी हरकतों से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक पार्टी प्रोसिक्यूशन कहती है इसने ऐसे किया, दूसरी पार्टी कहती है मैंने नहीं किया। प्रोसिक्यूशन कहती है इसने बंदा मारा, जानबूझ के मारा, इसकी दुश्मनी थी। वो कहता है जी इसने मुझे गुस्सा दिलाया, यहाँ कहता है जी मैं तो पागल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कुछ। फिर वो उसने साबित करना है अगर ऐसी बात है तो। यहाँ वो कहता है जी मैं तो नाबालग हूँ, छोटा हूँ, मुझे ये कोर्ट तो सजा ही नहीं दे सकता, मुझे तो जुवेनाइल कोर्ट में भेजो। तो इसमें इलस्ट्रेशन दी हुई है, मिसाल दी हुई है कि मान लो बंदे से कत्ल हो गया, तो कोर्ट ने क्या कर, फैक्ट इन इशू क्या होगा कि क्या बंदा मरा, वन थिंग, वो डॉक्टर आ जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह वगैरह। फिर देखना है किस हथियार से मरा, वो भी डॉक्टर प्रूव करेगा। इसको किसने मारा, वो जो आई विटनेस है, मौके के गवाह है, वो बताएंगे जी इसने मारा। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उस पर चेक हो जाएगा कि ठीक बोल रही हैं कि गलत बोल रही हैं। फिर जब डिफेंस की जहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन होगा प्रोसिक्यूशन के गवाहों का, तो उसमें वो पुट करेगा मुलजमा, अगर उसका कोई डिफेंस है कि मैं तो जी उस टाइम पागल था, मुझे दौरा पड़ा हुआ था, या मैं माइनर था, या मैंने जानबूझ कर नहीं मारा, मेरा कसूर नहीं है, या इसने मुझे गुस्सा दिलाया, जो भी डिफेंस, जहाँ मैं उस दिन था ही नहीं वहाँ, एलिबी, ये सारा कुछ उसने, ये सब बातें अगर उसने ये प्लीज लेनी है तो वो पुट करेगा उसको जिरा में, क्रॉस में। उसके बाद जब उसकी टर्न आएगी तो डिफेंस में साबित करने की कोशिश भी करेगा, गवाह लाएगा, जब डॉक्यूमेंट लाएगा, जो भी। ठीक है जी। फिर आ गया जी फैक्ट इन इशू क्या होता है। जब चाहे तो कोर्ट में एक्सीडेंट का केस चला तो दो केस चलते हैं, एक तो इसने नेग्लिजेंट ड्राइविंग की और बंदा मार दिया, तो क्रिमिनल केस चलता है। दूसरा सिविल भी चलता है कि क्योंकि इसने नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके बंदा मारा, ये इतना कंपनसेशन हर्जाना दे। ठीक है, इसमें मेन चीज होती है ड्यूटी टू टेक केयर। क्या ये नेग्लिजेंट था, वन थिंग, इसने, इसका कितना फर्ज था कि ये ध्यान से चलाता। अब आप देखेंगे, हम सबको पता है कि ट्रायल कोर्ट अगर किसी बंदे को सजा कर देती है और सेशन कोर्ट भी वो सजा कंफर्म कर देती है, दो कोर्ट्स की फाइंडिंग आ जाती है कि इसने बंदा मारा एक्सीडेंट में, नेग्लिजेंटली, लापरवाही से चला रहा था, बंदा मार गया, ये सजा का हकदार है। तो दो कोर्टों की फाइंडिंग जनरली हाई कोर्ट तोड़ती नहीं है। तो इसमें फैक्ट्स ये थे कि जीटी रोड पर प्रोसिक्यूशन कहती है कि ये बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी ला रहा था, इधर लिंक रोड से उसका स्कूटर आया और इसने उसको
ठोक दिया, वो मर गया। इस दोनों फाइंडिंग के खिलाफ हाई कोर्ट में जब अपील आई, नीचे दोनों कोर्ट ने सजा कन्फर्म कर दी, तो हमारे यहाँ एक बड़े फिलोसफिकली इंटेलेक्चुअल काउंसिल हैं मिस्टर पंदोल, तो उन्होंने आर्गू किया कि ड्यूटी टू टेक केयर किसकी है। नीचे तो हमने प्रज्यूम नहीं कर लिया क्योंकि इसकी गाड़ी बड़ी है और ये तेज जा रहा था, इसीलिए इसी का कसूर है। तो ही कन्विंस्ड द कोर्ट कि ड्यूटी टू टेक केयर उन हालातों में जो लिंक रोड से आ रहा है उसकी है, क्योंकि जो जीटी रोड है, जो शाह मार्ग है, हाईवेज, उन पर तो गाड़ियां अपनी स्पीड से जाएंगी। जिसने बीच में आके इंटरप्ट करना है, एक छोटी रोड से आके जीटी रोड पर घुसना है, उसकी ड्यूटी टू टेक केयर ज्यादा है। फिर हम फाइल में आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये कंफर्म हुआ कि ड्यूटी टू टेक केयर, कोर्ट कन्विंस हो गई कि ड्यूटी जो थी ध्यान रखने की, वो नीचे वाली रोड वाली की ज़्यादा थी, सिर्फ इसलिए कि जीटी रोड पे जा रहा बंदे की गाड़ी बड़ी है और जीटी रोड पे थोड़ी रफ्तार ज़्यादा अलाउड होती है, तो उसी को सज़ा दे दो। ये कोई असूल की और इंसाफ की बात नहीं। फिर हम देखेंगे जी कि जो सिविल वैक्सीन इशू जब डिसाइड होते हैं तो सिविल्स में तो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है कि किसका एविडेंस भारी है तराजू में। ऐसे कागज नहीं तोले जाते, कोर्ट अपने माइंड में देखती है कि इसकी बात ज़्यादा जच रही है, इसकी कम जच रही है, तो जिसकी ज़्यादा जचती है उसके हक में फैसला हो जाता है। लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में, फौजदारी मसलों में जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकार है, उसको बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ रीजनेबल डाउट, बिना किसी शक के, गुंजाइश के, ये साबित करना होता है कि इसी मुलजम ने ही जुर्म किया है। थोड़ा सा शक पड़ जाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है मुलजम को मिलता है, मतलब वो बरी हो सकता है, एक्विटल हो जाता है। इसीलिए जो बेनिफिट ऑफ डाउट का ये मतलब नहीं होता कि इसने जुर्म किया ही नहीं या इस पर केस झूठा डाला गया था। बेनिफिट ऑफ डाउट होता है कि जो गवाहियां आई, जो सबूत आए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उसमें इस गवाही के इस नुक्स की वजह से ना डाउट पड़ गया। एक तरफ तो डॉक्टर कहता है जी ये ऐसे मरा, दूसरी तरफ से कैसा है जी जहर से भी मरा हो सकता है। तो जब डाउट है तो उसका फायदा तो मुलजम को जाना है, दोषी को जाना है। फिर आ गया जी कि प्रोसिक्यूशन ने, सरकार ने क्रिमिनल फौजदारी केस में, क्रिमिनल केस में कितना साबित करना है। जितना सीरियस केस उतना जोरदार उनको सबूत देना पड़ेगा कि वाकई इसी बंदे ने ये जुर्म किया है। तो इसके साथ फैक्ट एंड फैक्टिंग इशू कंप्लीट होता है। तो आप अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई, क्योंकि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, सारी उम्र ला पढ़ते रहो तब भी आप अधूरे ही रहोगे। कोई मिस्टेक हुई तो कमेंट्स में आप पॉइंट आउट कीजिए। मुझे लगा कि कुछ गलत कहा गया, मैं भी कमेंट्स में कोशिश करूंगा कि उसको क्लैरिफाई करने की। ऐसे हम कम्युनिकेशन रखेंगे और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आफ्टर ऑल जो देखने वाला है सबसे बड़ा राइट उसका है कि उसका फ़ायदा हो और जेन्युइनली फ़ायदा हो। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह से एक आम आदमी की लैंग्वेज में लॉ को देखने का किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ जो होना चाहिए वो आप भी कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर, यू नो द ड्रिल। थैंक यू।